नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथरा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। देश में वर्षों से वक्फ बोर्ड है जिस पर आए दिन राजनीति होती है। अब एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जरूरी है, जिसे विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्या है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में जिस पर बहस हो रही है, इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। किरेन रिजिजू ने इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। इससे पहले बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2024 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया था। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, पर चुनाव हार गए। रिजिजू ने कहा कि अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। अखिलेश ने कहा कि वक्फ बिल में न तो नीति सही है और न नियत। देश के करोड़ों लोगों से घर दुकान छीनने की साजिश है। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, वह असहमति को अपनी शक्ति मानती है। सरकार वक्फ बिल लाने की जिद क्यों कर रही है? यह सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है, जिद है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार की एक विशेष समाज की जमीन पर इनकी नजर है, समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर इनकी नजर जाएगी। संशोधन ऐसा होना चाहिए कि बिल ताकतवर बने। इनके संशोधनों से समस्याएं और विवाद बढ़ेंगे। का जो प्रावधान है, इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। प्रॉपर्टी वक्फ यूजर को हम लोगों ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी
पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? हम तो उसका जिन बिंदुओं पर असहमति है विपक्ष की, हम उसका अपने पक्ष को रखेंगे और रख रहे होंगे वहाँ हमारे लोग जो है उन अपने पक्ष को। बल्कि हम चाहते थे कि चर्चा 12 घंटे हो, हम 12 घंटे हो, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि वास्तविकता क्या है। आप वक्फ बिल जिसके कल्याण के लिए ला रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं। आप उनसे बात करिए ना। आप थोपते हैं ऐसे बिल, तो एक तरफ जब इतना बढ़िया बिल है तो फिर उस बिल का विरोध क्यों हो रहा है? जिनके लिए बना रहे हैं उनका वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि इससे तो वक्फ की आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। ये तो वक्फ की धारणा को कुचलने वाला बिल है, वो विरोध कर रहे हैं। और जेपीसी तुमने गठित की, कहीं तो कुछ बात रही होगी तब तो तुमने जेपीसी गठित की, और उसमें आपने विपक्ष ने जब सवाल उठाए तो उनकी बिल्कुल अनदेखी कर दी। हमारा विरोध जिन बिंदुओं पर है वो स्टेक होल्डर्स के जो सवाल है वो हमारा विरोध कि भाई उनका समाधान करो। ये सब की राय लेकर के ऐसे जन कल्याणकारी बिल बनने चाहिए थे, न कि एक पार्टी के चुनावी एजेंडे के दृष्टिकोण से। और मुझे लग रहा है ये भाजपा ने अपने एजेंडे को और आगे बढ़ाने के लिए किया है। पूरा समय विपक्ष को दिया गया है कि भाई आप आइए चर्चा करिए। बाहर चर्चा करने के बजाय संसद के अंदर चर्चा करने से विपक्ष कतरा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार का ध्येय है कि अंत्योदय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके। आखिर वक्फ पे की गई जो चीजें हैं, वक्फ को दी गई जो चीजें हैं, वो उस समय जो व्यक्ति वक्फ करता है वो इसीलिए शायद वक्फ करता है कि जो अंत्योदय रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन सबको ये चीजें मिल सके, उनका अधिकार उनको मिल सके। सरकार सबके साथ मिल करके, जिस प्रकार से हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे तमाम जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग बहुत पिछड़े लोग हैं, उन सबको इस बिल के आने से बहुत बेहतर उनके भविष्य के लिए फैसला ये हो सकता है। निश्चित रूप से विपक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, न कि चर्चा से भागना चाहिए। तो वक्फ संशोधन को लेकर पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, ये तमाम बातें हमने आपको सुनाई हैं। इसी बात को लेकर आज चर्चा करते हैं, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर बहस है और कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। हर जगह वक्फ की संपत्तियां हैं, लेकिन अब जब सरकार इसमें संशोधन की बात कर रही है, हालांकि संख्या बल के आधार पर अभी देखा जाएगा कि किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाएगा, और जब भी इसको लागू किया जाएगा, जब ये संशोधन होंगे, तो उसके बाद कितना फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन जो मोटे तौर पर जो सामने चीज़ें आ रही हैं, सरकार ये कह रही कि इससे जो गरीब तबके का मुसलमान है उसको फ़ायदा होगा, और बहुत सारे संशोधन हैं जो कि आज की
आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसको लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है लोकसभा में। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सभी का स्वागत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजीव वर्मा जी है। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा पर। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से टीकम राठौर जी हैं स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जीतराम मार्य जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शांतनु गौड़ जी हैं, अधिवक्ता हैं। शांतनु गौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा पर। सबसे पहले संजीव जी, आपसे सवाल है, वक्फ संशोधन को लेकर लगातार सरकार का प्रयास था, पहले भी इसमें प्रयास किए गए, कई बार संशोधन भी किए गए, लेकिन इस बार जो चीज़ें सामने निकल कर आई, इसमें कहा जा रहा है कि गरीब तबके का मुसलमान, उन लोगों के लिए इसमें सहूलियत होगी। साथ ही साथ जब ये संशोधन होगा तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के समय में चल रही हैं, वो चीज़ें बदल जाएंगी और सभी को एक समान अधिकार भी मिलेंगे, और जो कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं वो भी नहीं होंगी, वो भी रुक पाएंगी, और व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार होंगे जहाँ पर मनमानी किसी ट्रिब्यूनल की नहीं चलेगी, बल्कि उसके पास कोर्ट भी होगा, सुप्रीम कोर्ट भी होगा। रवि जी, देखिए, अभी आपके टेलीविजन के ऊपर ही कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता हरीश रावत जी का बयान मैं सुन रहा था, जिन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि जो नए बिल के जो संशोधन है वो मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए, मुस्लिम समाज के हित में है। तो मैं सोचता हूँ उन्होंने भी एक तरह से जो नया संशोधन आ रहा है उसको अप्रिशिएट करने का काम किया। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो हिट एंड रन की जो पॉलिसी लगातार इख्तियार किए रहता है, जहां आज उनके विपक्ष के नेता के रूप में श्री राहुल गांधी जी जो सदन से गायब रहे और सदन में मौन और सड़क पर शोर, जो कांग्रेस का शुरू से ही एक चरित्र रहा है, उसको भी आज उन्होंने वहां पर उजागर करने का काम किया। और आप ये देखिएगा, वक्फ बिल के ऊपर संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुख्य विषय ये है 30,000 एकड़ भूमि 100 साल के किराए पर दे दी जाती है, लीज पर दे दी जाती है। 2 लाख करोड़ की संपत्ति 100 साल के लिए लीज पर दे दी जाती है, कोई हिसाब नहीं। 500 करोड़ की भूमि 5 स्टार होटल को मात्र 12,000 रुपये सालाना मासिक पर दे दी जाती है, क्योंकि मिली भगत है। पूरी तरह से जो भू माफिया है, लैंड माफिया है, उसका पूरे वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा है। वक्फ का मतलब, दान का मतलब ये होता है, दान किसी अमीर के लिए नहीं, दान होता है उस व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल लेमैन है, जो जिसको आवश्यकता है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। उसके लिए वहाँ पर स्कूल बनने चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसके लिए धर्मशालाएं हों, उसके लिए मदरसे बने, या जो भी आपके शैक्षिक आप जो भी उसके लिए कर सकते हैं। तो तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए इस तरह की भूमि का उपयोग होना चाहिए, लेकिन उन भूमि के ऊपर आप अपने मन मुताबिक लोगों को, जो आपके अपने लोग हैं, उनको आप उस बेशकीमती ज़मीनों को ऐसे लोगों को दे रहे हैं, और एक अंडर टेबल उसमें से, जैसे कि किसी से 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो आप वक्फ का जो खाता है उसमें तो आप दिखा रहे हैं 1,000 रुपए की आय आ रही है, 99,000 रुपए बाहर के बार पार हो रहे हैं। तो वो एक तरह से मुस्लिम समाज के ऊपर भी एक कुठारघात करने का, जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं उनसे एक निजात पाने की दृष्टि से सरकार ने इस प्रकार का एक ये संशोधन हम लोग लेकर आ रहे हैं। अभी जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उससे मात्र 1 या 2 दिन पहले दिल्ली की वीवीआईपी 123 ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी कीमत कई सौ करोड़ रुपए थी, वो वक्फ को ट्रांसफर करने का काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया। तो मैं सोचता हूँ इनका केवल और केवल उद्देश्य तुष्टीकरण की राजनीति को और ज्यादा बढ़ाना, हवा देना, इनका दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं था
कि हमने एससी को उच्चीकरण करना है, ओबीसी का उच्चीकरण करना है, या मुस्लिम भाइयों का उच्चीकरण करना, उनको आर्थिक स्तर से उनको और समृद्ध करना है और शिक्षित करना है, इनका कोई उद्देश्य नहीं था। ये वही लोग हैं जिनके स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने सार्वजनिक मंच पर बोला था देश के संसाधनों पर पहला जो 12% का अधिकार है वो अल्पसंख्यक और विशेष तौर से उन्होंने बोला था मुसलमानों का होगा। आप ठीक है। बताइए, आपने मुसलमानों का कौन सा आर्थिक स्तर ऊंचा करने का काम किया? आपने अब इतना ऐसा एक कानून 1995 में आप लेकर आए, उसके अंदर आपने समय समय पर कई बार इसके अंदर संशोधन किए, और संशोधन किए जो बहुसंख्यक समाज है उसके ऊपर कुठाराघात करने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी हाथ रख देगा कि ये प्रॉपर्टी आज से मेरी है और वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी, उसकी कोई सुनवाई नहीं। इनका वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया, इनका वक्फ बोर्ड तमाम ट्रिब्यूनल, तमाम न्यायपालिका से ऊपर हो गया। तो मैं सोचता हूं इस तरह का जो एक गैर वाजिब एक स्ट्रक्चर इन कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया था, उसको पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, और उससे क्या फायदा होगा ये आपने बताया। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वक्फ जिसको जिस चीज की जरूरत है वहां नहीं, बल्कि उसके अलग तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है, और आज ये वक्त की मांग है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इस वजह से। लेकिन आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, आपके जो नेता हैं, उन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि जो संशोधन है वो नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों आप लोगों को इसमें परेशानी हो रही है? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो टेबुलेट है संसद में, और संसद में ही उस पे डिबेट होना चाहिए। उसमें पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखें, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस तरह के मुद्दे आते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं, जो बड़े मुद्दे होते हैं, और संसद और विधानसभा का यही उद्देश्य होता है कि टू लेजिस्लेट, आपका लेजिस्लेशन होता है ना, लेजिस्लेशन करना, आपको कानून बनाना है या कानून में संशोधन करना है। तो वहां पर मैंने देखा बहुत सारा, मैं भी विधायक रहा, तो मैंने देखा कि अधिकांश बिल पास करके हो जाते हैं, वहां डिबेट नहीं होते। इन चीजों पे डिबेट बहुत आवश्यक है, जिन चीजों में किसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, और सभी का समाहित होना चाहिए। आज तो खूब डिबेट हो रही है इस पर, सांसद हो या डिबेट चल रही है, उसमें डिबेट चल रही है। डिबेट उसका कंक्लूजन सरकार को भी उस जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं या विपक्ष की जो बात है उस पे भी सरकार को तजुब देनी चाहिए कि जो विपक्ष कह रहा है वो किस हद तक किसके हित में है। ऐसा ना हो कि एक जो है, जो हमारे जो आम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटका करके इस सरकार का काम, भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम है कि जो मेन मुद्दे हैं देश के, उन मुद्दों से हट करके ऐसा मुद्दा छेड़ दो कि लोग उसी में उलझ जाएं, हिंदू मुस्लिम में उलझ जाएं, ताकि लोगों को रोजगार की याद ना आए, लोगों को महंगाई की याद ना आए, लोगों को भ्रष्टाचार की याद ना आए, लोगों को गिरते रुपये की याद ना आए। जो इन्होंने वायदे किए थे 2014 से पहले 14 में सरकार लाने के लिए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम आपको जो काला धन है उसको लाएंगे देश के अंदर, और हम महंगाई को कम करेंगे, रुपये का जो अवमूल्यन को रोकेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे। तो उन चीजों से जो वो मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत समस्याएं थी जनता की, उन मूलभूत समस्याओं से हट करके और सब मुद्दे हो रहे हैं, और सब मुद्दों को लाया जा रहा है ताकि लोग दिग्भ्रमित हों, और उन जो आम मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी डेवलप होनी है, जिससे भारत को सशक्त होना है, जिससे भारत को मजबूत होना है, उन मुद्दों से हट करके इस तरह के मुद्दे ले आए ताकि लोग उसमें उलझे रहे, पार्लियामेंट भी उसमें उलझे रहे, विपक्ष भी उन जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दों की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, रुपये के अवमूल्यन की बात ना करें। डॉक्टर जीतराम जी, ये भी तो महत्वपूर्ण मुद्दा है ना कि अगर सरकार देश के गरीब मुसलमानों के बारे में सोच रही है। महत्वपूर्ण मुद्दा किसके लिए है?
महत्वपूर्ण मुद्दा किसके लिए है? देश के लिए है। किसके लिए है महत्वपूर्ण? वो भी उससे देश क्या के ही है। कितना रोजगार मिल जाएगा? आप मुझे बताएं, क्या उससे महंगाई कम हो जाएगी? उससे क्या उससे हमारा रोजगार मिल जाएगा बहुत सारा, जो 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, या महंगाई कम होगी, या रुपये का मूल्य कम होगा? इससे क्या आप ये जो है ऐसा जो संशोधन है वो पार्लियामेंट में उसको इतना बखेड़ा बनाने के बजाय जो विपक्ष और जो पक्ष में है, भाई सभी के पक्ष के छोड़। देखो हमारा देश, कांग्रेस ने इस देश को स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी, सबके पूर्वजों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। आप जानते हैं हमारा देश किन किन परिस्थितियों से गुजरा, आप इतिहास को देखिए। उन परिस्थितियों से देखकर आज विकसित भारत आपके सामने है, आप उसको बेचने में लगे हैं। तो ये चीजें, इन चीजों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इन चीजों को देश के हित में लिया जाना चाहिए, अखंड भारत के लिए लेना चाहिए, जिसमें देश के इस देश के सभी निवासी हैं, सभी नागरिक हैं, सभी का अधिकार इस देश में जो इस देश के निवासी हैं। ठीक है, पहले सबकी प्रतिक्रिया। अब आप इसको भटका करके दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये मुद्दे बन जाते हैं, टीवी में यही डिबेट हो जाता है और जो मेन मुद्दे हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, उमा सिसोदिया जी। देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, ये बहुत सारे बिल लेकर आती है। इससे पहले इन्होंने किसानों के लिए भी 3 कानून लेकर आए थे, कृषि बिल लेकर आए थे और बड़ा उसको प्रचारित किया था कि हम किसानों की लाइफ बदल देंगे, बिल्कुल उनकी आय दुगनी कर देंगे, और ये बहुत अच्छा बिल हम लोग लेकर आए हैं। उसका एक पुरजोर विरोध दिल्ली में होता है, पूरे देश में होता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी माफ़ी मांगते हुए उन बिलों को वापस ले लेते हैं। मेरा सिर्फ इतना अभिप्राय है, देखिए मैं इस डिबेट में अभी नहीं बैठी हूँ कि संसद में जो डिबेट चल रही है, लेकिन और क्या सत्ता पक्ष बोल रहे हैं, क्या विपक्ष बोल रहे हैं, ये बाकी में एक बड़ी डिबेट का विषय है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जिस बिल को आप ये कहते हैं कि ये बहुसंख्यक के लिए बहुत अच्छा बिल है, जैसे अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये मुस्लिम भाइयों के लिए या दूसरे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए बहुत अच्छा बिल है, बड़ा बेहतरीन बिल है, और आप अपनी तारीफें किए जा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ ये बिल पेश करने से पहले इस पर बहस क्यों नहीं होती? क्यों विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाकर इस बारे में चर्चा नहीं की जाती? आज कांग्रेस कहती है या दूसरे तमाम दल कहते हैं कि हमें 12 घंटे कम से कम इस पर बहस करने दिया जाए, वो 12 घंटे तक आप देने के लिए राजी नहीं है। और आप तो ये मामला जेपीसी में था ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मामला था, इसी वजह से तो गया था। नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी वो जेपीसी है जिसमें सब लोग एक साथ होते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। देखिए, इस पे जो बहस इस समय संसद में हमारी है उसमें कांग्रेस ये कह रहे हैं कि कम से कम भाई ये इतना बड़ा बिल है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को ये मतलब इफेक्ट करेगा, तो कम से कम 12 घंटे की बहस तो इस पर होनी चाहिए। और अपनी पीठ थपथपा करके हम बहुत बेहतरीन बिल लेकर आए, हम बहुत बढ़िया बिल लेकर आए। और रही बात जेपीसी की, रही बात संसदीय समिति की, आप भी जानते हैं कि वहां पर विपक्ष की कितनी सुनी जाती है। सिर्फ विपक्ष को, हम यहाँ उत्तराखंड में भी हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा नोटिस आता है कि इस बिल पे चर्चा नहीं है, जब तक विपक्ष जाते हैं, पहुंचते हैं, बैठते हैं, तब तक वो अपना ड्राफ्ट बना के दे भी चुके होते हैं। कोई सुनवाई इस समय नहीं है, घोषित आपातकाल की स्थिति इस समय पूरे देश में है। मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि वक्फ बिल अगर वाकई में कुछ बेहतरीन आप बिल लेकर आई हो तो इसमें 8 घंटे क्या 12 घंटे क्या, इसमें कम से कम कई दिनों की चर्चा होनी चाहिए। और इसमें मुस्लिम भाइयों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए, तमाम विपक्षी पार्टियों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए, और उसके बाद एक अच्छा बिल लेकर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसका तमाम विरोध हो और उसके बाद माफी मांगते हो आप इस बिल को लेकर आए, जैसे आप यूसीसी को आपने वापस किया, जैसे कृषि कानूनों को आपने वापस किया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, अभिप्राय सिर्फ इतना है कि बीजेपी जल्दबाजी में अपनी पीठ थपथपाते हुए कानूनों को बनाने की जो एक नाकाम कोशिश और थोपने की जो कोशिश करती है, मेरा विरोध उससे है। आप चर्चा कराइए, स्वस्थ लोकतांत्रिक चर्चा हर बिल के ऊपर होनी चाहिए, और उसके बाद जो जिस निकल कर आए उसको आप जनता के सामने पेश करें। ठीक है राठौर जी, इसी से जुड़ा हुआ भी आपके साथ सवाल है, इस पर तो कहिएगा कि जो चल रहा है, जैसे कि उमा जी ने कहा, तो 25 राज्यों के वक्फ बोर्डों से भी इसमें यहाँ पर राय ली गई थी, जिसके बाद अब इस बोर्ड को इस बिल में संशोधन की अब जो चर्चा लगातार जिस पर जारी है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि क्या जरूरत है, इस वजह से इसमें संशोधन होना चाहिए। देखिए रवि जी, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड है, वास्तव में ही कांग्रेस की सरकारों ने, जो पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही है, इन्होंने तमाम जो जमीनें थी, वक्त का नाम है, वक्त का कहना है, वक्त को कहते हैं कि जो ईश्वर को, अल्लाह को दान की गई जमीन है, तो वो सामाजिक लोगों के काम तो आने वाली है नहीं। जब वो ईश्वर के लिए दान की गई है तो उसमें व्यवसाय क्यों बनाया गया भाई? कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया कि 9,40,000 एकड़, इतनी भूमि, ये कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है। इतने साल, आज ये 12 दिन के लिए मंथन की बात कर रहे हैं। आपकी तो इतने वर्षों तक सरकारें रही,
आपने उस समय मंथन क्यों नहीं किया कि भाई ये जो जमीनें हम एक पक्ष की तरफ डाल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। यदि इसी प्रकार से सिख समुदाय के लोग भी अपना एक ऐसा संगठन बनाए कि भाई हमें भी एक ऐसा बोर्ड चाहिए कि हम भी अपनी जमीनें सुरक्षित करें, ऐसे ही हमारा ईसाई धर्म वाला है, यदि वो भी ऐसा संगठन बनाए, हिंदू वाला बनाए, तो ये सारी जमीनें तो विवादों का विषय बन जाएगी। सरकारों को इस विषय में सोचना चाहिए था। और यदि आज भारतीय जनता पार्टी, हम विरोधी जरूर हैं, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी कोई बात अच्छी करेगी तो उसके हम उनके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम जो ये भूमि है इसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। जिस प्रकार से इनका जो वक्फ बोर्ड का जो फैसला होता था वो पहले अंतिम माना जाता था, कोई उस पे कोर्ट उस पे अपनी आख्या नहीं देता था। अब इन्होंने कोर्ट की तरफ उसको खींचा है कि वो आप सिविल कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, इसको इस दायरे में उन्होंने लाने की कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 वो ये कहता है कि सभी धर्मों को अपने धर्मों को मानने की अभिव्यक्ति है, अच्छी बात है। अनुच्छेद 19 कहता है कि हर राज्यों में रहने की सबको अधिकार है। हाँ। लेकिन यदि एक पक्ष की तरफ इतनी भूमि चली जाए तो ये तो उन्माद का कारण है। इसमें तो मंथन होने चाहिए थे। इतने बार सरकारें कांग्रेस की रही, कांग्रेस ने, ये कुछ नहीं है, इन्होंने इस भूमि को उस वक्फ बोर्ड में डाल के इन्होंने व्यवसायीकरण किया है। महत्वपूर्ण ये भी है ना कि उस भूमि का उपयोग क्या किया जा रहा है। यदि ये व्यवसायीकरण नहीं करते तो गरीब मुस्लिम था, कोई तलाकशुदा लेडीज थी जिसको कोर्ट भी सही रूप से निर्णय नहीं दे पाता है, तो यदि उसको सुरक्षित और समर्थन करने के लिए ये जमीनें उसको अलाउ की जाती तो निश्चित रूप से अच्छे काम होते। आपने तो 5 स्टार होटलों के लिए जमीनें दी है, आपने बड़े बड़े रेजिडेंशियल उसके लिए जमीनें दी है, तो ये आपने तो सीधे सीधे भगवान का भी अपमान किया है। यदि वो भगवान की जमीन थी तो भगवान के पास रहनी चाहिए, ईश्वर के पास रहनी चाहिए, अल्लाह के पास रहनी चाहिए। आपने इस पे ये अपने वक्तव्य क्यों नहीं दिया आज तक? ये जो तमाम आज विषय भारतीय जनता पार्टी यदि उठा रही है, यदि देश की आंखें खोल रही है तो निश्चित रूप से वो सही बात है। और इस पे मुझे लगता है सभी दलों को ये सोचना चाहिए। भाई हमारे जो देश में जो कहावत है, बुजुर्ग चले गए लेकिन जमीनों का झगड़ा छोड़ गए। आपने तो ये काम कर दिया, कांग्रेस ने यही काम किया है। आपके बुजुर्ग तो चले गए लेकिन ये झगड़ा पूरे देश के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। हाँ, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। और ये जो जमीनें हैं, अब आज जो भारतीय जनता पार्टी, शायद इनके प्रवक्ता बैठे हैं, अब पता नहीं इनको पता है या नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आपके जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये जमीनें हैं यदि उसमें पूर्व में कोई दान नामा बना हुआ हो या दान में दी गई हो उसको हम वैलिड मान सकते हैं, लेकिन यदि दान नामा नहीं होगा और यदि उसके ऊपर भी मस्जिद भी बनी होगी तो उसको तोड़ा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही निर्णय है और ये होना चाहिए। और जिस प्रकार से ये पूरी भूमि इतने एक ही पक्ष के पास है तो ये किसी देश के लिए उचित न्याय नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, नहीं, जो मौजूदा स्थिति है इसको देखकर ये लगता है कि इसी बात इन तमाम जमीनों की जांच ही होनी है और उस जांच में फिर क्या कुछ पाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। शांतनु गौड़ जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं। शांतनु जी, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है जिसकी बहस इस वक्त पूरे देश में चल रही है, उत्तराखंड के लिहाज से बताएगा और क्या कुछ बदलेगा और कितनी आवश्यकता है आज के दौर में, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों से हर रोज़ दो चार होते हैं, रूबरू होते हैं। रवि जी, इसमें सबसे पहले बात ये समझने की जरूरत है कि वक्फ प्रॉपर्टी है क्या। संक्षिप्त में ये प्रॉपर्टी वो है जो भी कोई आदमी अपना प्रोफेस कर रहा है रिलीजन एज मुस्लिम, वो उस समुदाय के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस एंडाउनमेंट, एक वो दान पत्र में एक वक्फ को प्रॉपर्टी को घोषित कर देता है। ये प्रॉपर्टी एक परमानेंट डेलीगेशन है, ये वापस नहीं हो सकती। दूसरी चीज अब आपको ये देखनी है कि कुछ तो इसके अंदर ऐसा रहा होगा जो इतनी डिबेट हो गई और इसको एकदम से ऐसे एक्ट को अमेंड करने की आवश्यकता पड़ गई। हमने ये देखा है कि थर्ड लार्जेस्ट ओनर ये वक्फ बोर्ड है। रेलवेज, आर्म्ड फोर्सेस के बाद 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड कैसे करते हैं, जैसी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है वक्फ बोर्ड में वो वेस्ट हो जाती है जो स्टेट्स में चलती है, उसके बाद एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनता है। उसके बाद आप ये देखिए इन 9.5 लाख एकड़ की जो वैल्यू है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है। ये सब बात जानते हैं कि कई सारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल गेन आपने उसको जस्ट एक औने पौने दांव पे आपने उसको आगे लीज पे दे दिया। क्या ये पर्पस था वक्फ का?
अगर वो पर्पस नहीं वो मीट आउट हो रहा है तो नेचुरल सी बात है कि किसी को भी इस धरती पे, खासकर इस इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, किसी को अनफेटर्ड अनकंट्रोल्ड पावर्स नहीं है, वो उस दायरे में उसको लाना पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर ये अमेंडमेंट लाया गया। अब क्यों जरूरत पड़ी? एक तो आपने जो कमर्शलाइजेशन ऑफ द लैंड किया वो, दूसरा वक्फ ट्रिब्यूनल एक आपने ऐसा बना दिया कि ट्रिब्यूनल ने जो आदेश कर दिया आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। रिट जुडिक्शन में गए, वहां पे लिमिटेड पावर्स हैं। सिविल सूट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप आज के दायरे में ये देखिए कि कोई ऐसा आपके पास जजमेंट हो जिसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ दैट सिचुएशन? उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए या उस सिचुएशन का सॉल्यूशन लेने के लिए जो पीड़ित हैं उस मामले में, जो मुस्लिम समाज के भी कई सारे लोग पीड़ित हैं, उनको न्याय देने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए, रखने के लिए ये संशोधन लाया गया। अब संशोधन किस बिंदुओं पे है? जो मेन बिंदु हैं वो क्या है? फर्स्ट, एक तो जो मुसलमान जो 5 साल से ज्यादा प्रोफेस करता है वही इस बात को उसको आगे वक्फ में डिक्लेयर कर पाएगा। दूसरा, बाय यूसेज या बाय जो कोर्स ऑफ यूज जो प्रॉपर्टी होती थी वो आप वक्फ में उसको नहीं ले सकते। कि जैसे मान लीजिए कोई लैंड है और वो नमाज के लिए अगर वो यूज हो रही है और आप उसको एकदम से लेके आ जाए बिना दान पात्र के, आप उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। पहले किया जा आपने जैसे संभल और ये सब सारे जो देखे हैं या जो पहले और भी जो एपिसोड्स हुए, मैं उसको यहाँ पे नहीं अभी डिस्क्लोज करना चाहूंगा बिकॉज डिबेट लंबा हो जाएगा और कहीं दूसरी तरफ चले जाएगा। उन चीजों को देखते हुए ये लगा कि उसको कैसे हम कर्टेल करें, तो उस बिंदुओं को भी देखा गया। फिर ये देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अबव की जो पावर्स हैं उनको एक्सपेंड किया गया कि वो इस मुद्दे को देखा जाए कि वाकई में वो प्रॉपर्टी वो दान हुई भी है या नहीं हुई है। क्या पता प्रॉपर्टी दान नहीं हुई तो वो तो वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर ही नहीं है, वो तो उनका पास पावर भी नहीं है उसको डिसाइड करने की। सो दैट कैन बी सीन एट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल आल्सो। द अनदर थिंग दैट वाज सीन कि जो अपीलेट प्रोविजंस है, ट्रिब्यूनल के बाद आप जाएंगे कहां, उसका एक सिस्टम बना है। सो अगर कोई सिस्टम आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है या कोई सिस्टम अगर आप उसको एक तरीके से उसकी जो अनफेयरनेस है आप उसको अगर चेक कर रहे हैं तो मैं उसको कोई गलत नहीं समझता हूं। दूसरी चीज, आई ऑल्सो इनवाइट कि जैसे यूकेडी की तरफ से जो एक एप्रिसिएशन जो आया है या जो एक उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, दैट शुड बी द कोर्स। मैं हर बार आपके डिबेट में ये बोलता रहा हूं कि सिर्फ बीइंग इन अ पोजीशन इट डज नॉट मीन दैट वी शुड अपोज एवरी मोशन। हमें कुछ देश हित के लिए भी तो सोचना पड़ेगा, कुछ हमें उस मुद्दों के बारे में बात करनी पड़ेगी। सिर्फ अपोजिशन में बैठ के ये सिर्फ बात करना कि हम सिर्फ अपोज ही करेंगे, ये चीज समझ में नहीं आती। आज जैसे हमने लोकसभा में भी देखा, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं अब तो ये माइनॉरिटीज देखेंगी। इसका मतलब आप चाहते क्या है? आप बात करें, मुद्दों के ऊपर बात करें, आप एक्ट के संशोधन के जो मोड्स हैं उस पर बात करें। और दूसरी बात, ये जेपीसी से होने के बाद एक्ट आया है। बिल्कुल, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कोई छोटी बॉडी नहीं है। जेपीसी से कोई एक्ट आने के बाद कहने का मतलब उसमें कोई डिस्कशन का कोई मुद्दा रह ही नहीं जाता, बिकॉज जो एक्ट जो बहुत डिटेल्ड में डिस्कशंस नहीं होते या जिनको बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस या स्क्रूटनी की रिक्वायरमेंट है वो जेपीसी में रेफर होते हैं। बिल्कुल। वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद कैबिनेट मिनिस्ट्री में टेबल होते हैं और उसके बाद वो फाइनल होने के बाद हाउस में टेबल होते हैं जी। सो दैट इज द स्टेट। इसका मतलब अगर इस पे भी डिबेट होगी और उसमें फिर घंटों का हिसाब चलेगा, इट इज एन अनएंडिंग प्रोविजन। तो ऐसी फिर तो कितनी भी जेपीसी आप बनाए जाए तो फिर देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेपीसी देन? सो हमें बहुत बारीकी से ये देखना पड़ेगा कि वी हैव टू सी द न्यूएंसेस ऑफ द लॉ आल्सो वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। और सब सारी चीजें देखने के बाद ये लगता है कि आप अगर अनफेटर्ड पावर्स में जाएंगे तो वो कभी ना कभी तो आप उस ग्रिप में आएंगे। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर दैट। बिल्कुल। डॉक्टर जीतराम जी, क्योंकि ये वक्त के साथ आज वक्त को संशोधन करने की मांग है और इससे ये कहा जा रहा है कि खुद मुस्लिम जो समुदाय है, जो गरीब तबका है, उन लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जो चीज़ें चल रही थी कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल के अलावा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है और अब आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको कानून के दायरे में लाया जा रहा है। और कानून के दायरे में अगर किसी चीज़ को लाया जा रहा है जो कि पहले से नहीं था, कोई चीज़ अगर सही की जा रही है तो उसमें विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, हम अभी पार्लियामेंट के बाहर बात कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में उस पर ऑलरेडी डिबेट चल रहा है। हाँ। और हो सकता है जब तक पास नहीं हुआ डिबेट होगा, उसमें पक्ष वाले अपना पक्ष रखेंगे, विपक्ष वाले अपना पक्ष रखेंगे। अल्टीमेटली डिसाइड होना है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि जो आपके कितने आप कंसीडर करेंगे कि जो अच्छाइयां हुए,
निश्चित रूप से कोई भी आदमी, कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा, कोई भी पार्टी होगी, जो अच्छी जो इनपुट्स होंगे, जो अच्छे इनपुट्स होंगे, उनमें इंक्लूड करके अगर वो सब के हित में कोई प्रस्ताव पास हो रहा है, कोई बिल पास हो रहा है जिसमें अधिकांश लोगों का हित हो रहा है, तो निश्चित रूप में उसमें विपक्ष भी सपोर्ट करेगा, विपक्ष अपोज नहीं करेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई सरकार किसी चीज के ये सरकार को नहीं मानना चाहिए कि हम विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भी जो विपक्ष के जो मुद्दे थे उसको नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि सरकार जब दादागिरी पे आ जाती है तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो छीड़ हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और पार्लियामेंट तो बहुमत का है ना, बहुमत से जो बिल पास हो गया तो पास हो गया, उसमें चाहे विपक्ष कितना चिल्लाते रहे, कितना वो दबाते रहे, विपक्ष को दबा करके आपके पास बहुमत है, आप पास कर लेंगे। लेकिन मेरा ये है कि अगर पार्लियामेंट में कोई चीज डिबेट होती है, किसी चीज पे बिल होता है, तो उसमें सभी की भावनाओं को, जो कि हित के लिए हो, जो जनहित के भावना मुद्दे हों, जो जनहित के में काम हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको अच्छाई करना चाहिए। निश्चित रूप से वो सरकार को भी सुननी चाहिए, वो बातें सरकार को भी उस पर मनन करना चाहिए कि उसमें वो ये ना हो कि एक तरफा आप डिसीजन लें कि विपक्ष चिल्लाते रहे। विपक्ष जो संशोधन है, उन संशोधन पे भी विचार होना चाहिए जो विपक्ष ने रखे हैं। अब जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में कई चीजें विपक्ष ने रखी गई वो कंसिडर नहीं हुए, तो ये चीजें विपक्ष का ये मानना नहीं है। विपक्ष अननेसेसरी विरोध करने का विपक्ष का उद्देश्य नहीं होता है। विपक्ष तब कहते हैं कि जब सरकार किसी चीज पे हावी होती है, अपने को ऊपर घोषित करती है। लेकिन भाई पार्लियामेंट में आपका बहुमत है, आप तो पास करेंगे। लेकिन हमारा ये है कि अगर हम पार्लियामेंट के बाहर डिबेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सभी चीजों को कंसीडर होना चाहिए। विपक्ष के जो अच्छे मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको भी कंसीडर होना चाहिए। डॉक्टर जीतराम जी, वो ठीक बात है आपकी, लेकिन आज की चर्चा में, क्योंकि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी हैं और आप तमाम चीजों को समझते भी हैं, संसदीय जो ज्ञान है वो भी आपके पास भरपूर है। जैसे उत्तराखंड क्रांति दल ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई संशोधन है और ये होना चाहिए, ये वक्त के साथ बहुत जरूरी है, कोई चीज कानून के दायरे में आ रही है। देखिए, फिलहाल अगर आप कुछ चीजें ऐसे बोलने की स्थिति में इस वक्त हो, क्या गलत आपको लग रहा हो इसमें? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जो भी डिबेट में बैठे हैं यूकेडी के बाद, क्या उन्होंने जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया वो पढ़ लिया? क्या पूरा पढ़ लिया कि उसमें सब अच्छाइयां हैं? भाई किसी चीज पे डिबेट में तब होता है जब आप पूरा पढ़ लें वो बिल को। बिल आता है, बिल जब तक पार्लियामेंट के टेबल पे पहुंचे तब वो पब्लिक होता है। आपने अगर पढ़ लिया हो बिल और उसमें सब अच्छाइयां देख रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो नहीं पढ़ा वो बिल, ये भूमि का जो आपका रेशो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस को कि एक जाति पक्ष की तरफ चलेगा, उसमें क्या अच्छा है? उसमें कुछ बीच के जो पॉइंट हाईलाइट हुए वही पॉइंट आ रहे हैं। भाई जो बीच के पॉइंट है वो हाईलाइट, क्योंकि पार्लियामेंट में पूरा तो ठीक है ना, ठीक है। डॉक्टर जीतराम जी कुछ पॉइंट्स आप बता दीजिए, अगर आपको किसी पर दिक्कत है तो आप पॉइंट्स बता दीजिए ना, हम तो यही चाह रहे हैं कि आप अपने पॉइंट्स। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने वो बिल पढ़ा ही नहीं तो मैं किन मुद्दों पे करूंगा डिबेट? जब मैंने पार्लियामेंट में डिबेट है, कोई बिल जो पार्लियामेंट में है उसमें क्या क्लॉज है, क्या उसमें अमेंडमेंट के क्या संशोधन लाने हैं, उसमें पूरा बिल पढ़ेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि कहां पर अच्छा है। डिबेट उसी पे तो होना है। डिबेट जो पार्लियामेंट में डिबेट उन्हीं बिंदुओं पे होना है कि जो आपको डिबेट उन्हीं बिंदुओं पे होना है जो बिंदु उसके अमेंडमेंट के लिए है। ठीक है, लेकिन जो अभी तक वक्फ का जो कानून अभी तक चल रहा था वही चलना चाहिए क्या? उससे संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि जो चल रहा था वही चलना चाहिए, कानून के दायरे में उस चीज को लाया जा रहा है। देखिए, देश में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं संविधान में। हाँ। हुए नहीं हुए संशोधन तो चलती प्रक्रिया कहीं कंटिन्यूटी है। हाँ। वो तो होगा ही, जैसे जैसे समय बदलता है संविधान को आवश्यकता होती है बदलने की। कई चीजें जो कमियां और रह जाती हैं, जब जिस दिन संविधान बना होगा वो उस समय की कंडीशन से बना होगा। कालांतर में जैसे जैसे उन संविधान के बिंदुओं में, उनके आर्टिकल में, उनके तमाम अनुच्छेदों में जहां जहां कमियां आती हैं उनको अमेंडमेंट किया जाता है, सुधार किया जाता है। और वो सुधार पूरे पार्लियामेंट के डिबेट के अंतर्गत होना चाहिए, जो उसमें पक्ष का विपक्ष का। पार्लियामेंट इसीलिए तो है कि आप डिबेट करें, वहां पक्ष का भी सुने, विपक्ष का भी सुने, सभी चीजें, और एक अच्छा सा कानून आप तैयार करें।
ठीक है संजीव जी, ऐसा ना हो कि जो हम किसी को थोप दें किसी चीज। ठीक है संजीव जी, उत्तराखंड में इससे कितना फायदा आप लोग देखते हैं? उत्तराखंड की जो स्थिति है, हालांकि इस पर भी एक सर्वे किया जा रहा था, मुझे लगता है जब संशोधन हो जाएगा तो उसके बाद इस पर भी अब तेजी से काम आगे बढ़ाएगी सरकार। संजीव जी। रवि जी देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का ये जो संशोधन आया है उससे उत्तराखंड क्या पूरा देश भर में सभी को लाभ मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी समानता के भाव को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, सबका साथ सबका विकास के एक ध्येय वाक्य के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का एक समान आदर करते हुए। आप ये देखिएगा जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं, चाहे हम आवास की बात करें, चाहे गैस की बात करें, चाहे 5 किलो राशन की बात करें, चाहे तमाम तरीके जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हम ऐसा तो नहीं बोलते कि ये योजना हिंदू को ज़्यादा देंगे या मुसलमान को बिल्कुल नहीं देंगे। सभी धर्म के लोग उससे समान दृष्टि से समान रूप से उसका लाभ ले रहे हैं। तो सबके लिए तमाम योजनाओं का एक समान लाभ मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से हम यहाँ पर यूसीसी हमने लागू किया है, यूसीसी का भी एक जो पीछे उसके मकसद है, वो मकसद है कि सबके लिए एक समान न्याय, एक समान कानून और सबके लिए एक दृष्टि से हमने सबको देखना है। और जिस प्रकार से अभी हम यदि हम वक्त की बात कर रहे हैं तो 2013 में जो आज इंडी गठबंधन के एक मुख्य घटक हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बहुत जोर देकर बोला था कि सारी जमीनें हड़प ली जाएंगी और ये सारी जमीनें बेच खाएंगे। तो ये कौन थे, इस बात का भी उल्लेख मैं सोचता हूँ सबके सामने जगजाहिर है। उसके पीछे पूरा उनका इशारा कांग्रेस पार्टी समर्थित जो एक तंत्र बना हुआ था उस समय, उनका भी सीधा इशारा था कि जो ये वक्फ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से एक लैंड माफियाओं का एक जो जमघट और एक लैंड माफियाज का एक ग्रुप जो बन गया है, जो किसी भी जमीन के ऊपर हाथ रख दें वो आपकी हो गई, उसके ऊपर ना वो न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए, वो किसी ट्रिब्यूनल से भी ऊपर हो गए, कहीं कोई सुनवाई होनी नहीं है। तो एक तरह से ये जो नया संशोधन आएगा उससे प्रत्येक व्यक्ति की जो संपत्ति है वो भी सुरक्षित होगी और जो दादागिरी एक तरह से वक्फ बोर्ड की चल रही थी वो भी पूरी तरह से समाप्त होगी। मैं सोचता हूँ समाज के अंदर एक बहुत बड़ा उससे परिवर्तन आने वाला है और आम आदमी को भी उससे बहुत बड़ी एक राहत मिलने वाली है। आप ये देखें, अभी 1500 एकड़ भूमि जो एक तमिलनाडु में मंदिर ट्रस्ट की थी, उसके ऊपर वक्फ ने अपना कब्जा जताने की बात करी, जो 1500 साल पुरानी, मैं सोचता हूँ जिस समय इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ उससे भी पुराने वो पूरा गांव है, पूरा गांव के ऊपर उन्होंने कहा ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप बताइए क्या, मतलब एक तरह से दादागिरी चल रही थी। तो मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति के हित में और विशेष तौर से जो अपना मुस्लिम समाज है उनका जो दबा कुचला एक वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके हित में भी ये कानून लाया गया है। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको भी इस कमेटी के अंदर जगह दी गई है। जो तो मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति के हित में, हर व्यक्ति को एक तरह से उसके अंदर सबके बारे में सोचा जाए, उसी बात को लेकर हमने ये जो तमाम संशोधन लेकर आए हैं। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की बात करें, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, कभी बात महंगाई पे घुमा दे रहे थे, कभी कहीं पे रोजगार पे घुमा दे रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि आप ध्यान भटका देते हो। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, हम तो ध्यान नहीं भटकाते, हम तो डिबेट कर रहे हैं
और हमने 8 घंटे का समय दिया है। आप 8 घंटे में कह रहे हैं अब हमें 12 घंटे का समय दे देते। अरे मेरे भाई, जिसको अपनी बात रखनी है वो 12 घंटे की बात भी 8 घंटे में रख सकता है। और 8 घंटे में रखने के लिए आपके राहुल गांधी तो पहले ही वहां से गायब हो गए। आप हिट एंड रन की पॉलिसी को तो आप जो हमेशा इख्तियार करके रखते हैं वो कर रहे हैं। आप अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, आप तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। विकसित भारत आपने अपना स्वयं बोला कि विकसित भारत, तो विकसित भारत 2014 के बाद तो विकसित भारत बन चुका है और उसी दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड, इसके ऊपर हमारा देश काम कर रहा है। और जिस तरह से भारत की साख ऊंची हुई है, जो 55 सालों तक आपने डुबाने का काम किया, आज अपने पांव पर भारत खड़ा हो रहा है। तो आपको मिर्ची लग रही है, आपके पेट में मरोड़ हो रही है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और मुस्लिम समाज के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हम जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का ये संशोधन लेकर आए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार संशोधन हो रहा है, इससे पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में इसमें कई बार संशोधन हुए। लेकिन जब जब संशोधन हुए, एक लार्जर हित को एक डैमेज करने के लिए आपने उसके अंदर संशोधन किए, और हम लार्जर हित के को उससे लाभ मिले उसके लिए हम संशोधन कर रहे हैं। हम अच्छा, ठीक है जी। उमा जी, जिस तरीके से ये भी बातें आई कि हमारा तो जो लोकसभा भवन है, दिल्ली एयरपोर्ट है, वहां पर भी अगर वक्त कह देता है ये तो हमारा है, तो वो भी चले जाता। वो कोई भी कानून गलत नहीं हो सकता उस समय बना, लेकिन अगर उसी कानून का वो जो एक यहाँ पर जो नियम बनाए गए उसका दुरुपयोग हो तो फिर तो उसको रोकना चाहिए। रवि जी देखिए, मैंने पहले भी इसी बात को कहा है कि हमें स्वस्थ बहस करनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि कानून गलत है और हम इसका विरोध कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैं अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी। आप लोगों ने ट्रिपल तलाक की बात की तो हमने उसका स्वागत किया कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए कि कोई उनको ऐसे ट्रिपल तलाक दे के उनको घर से बाहर ना कर सके। सरकार ने कानून बनाया, मुस्लिम महिलाओं के अच्छे के लिए कानून बनाया, हम लोगों ने उसका स्वागत किया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कोई भी कानून बना रहे हैं तो उसमें सभी को सुनना चाहिए। अगर विपक्ष ये कहता है कि 8 की जगह में 12 घंटे दिया जाए तो वो 12 घंटे उनको दिया जाना चाहिए। आपने बहुत बेहतरीन कानून बनाया, तो आप 4 घंटे उस पर और बहस करने के लिए आप क्यों अपने कदम पीछे कर रहे हैं? ठीक है, 12 घंटे छोड़ो, आप 18 घंटे बहस कर लीजिए। देखिए, लोकतंत्र है। मेरे दिमाग में 4 चीजें कुछ अच्छी होंगी अपने देश के लिए, सत्ता पक्ष के पास भी अच्छी होंगी। आफ्टर ऑल हम सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हों। कोई यहाँ पर देशद्रोही नहीं बैठा है, ना विपक्ष देशद्रोही है ना सत्ता पक्ष देशद्रोही है। आपको अपने देश के सभी लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। और मैंने कहा कि इतिहास आपका थोड़ा सा गड़बड़ रहा। आप लोग कृषि कानून लेकर आए, उसको फिर आपने वापस लेना पड़ा, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी कमियां थी, तभी आपने वापस लिया। और उसके बाद आप दूसरे कानून लेकर आए, जो यूसीसी सॉरी जो वो लेकर आए थे आप, जिसमें सब लोगों से क्या मैं सॉरी उसका नाम भूल गई। तो इस तरह के कई कानून जो आपका इतिहास रहा है कि आप उनको एक बार लेकर आते हैं और उसके बाद आपको विपक्ष उसको पीछे करना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ उस पर है। बहुत बेटर नहीं है, बहुत बेहतरीन नहीं है कि हम इस पर 4 दिन चर्चा करें। बहुत बेहतरीन नहीं है कि जितने विपक्ष के नेता बैठे हुए, हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छी बात उसमें लेकर आए, आपकी कुछ कमियों को गिनाए। देखिए, विपक्ष का काम ये नहीं है कि हम हमेशा आपकी कमियां गिनाते रहेंगे, सही चीज में भी हम आपकी कमियां गिनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपने अच्छा किया है, हम कहेंगे अच्छा है, लेकिन अगर कहीं कुछ कमी है तो विपक्ष का ये नैतिक दायित्व है लोकतंत्र में कि हम उन कमियों को आपके सामने रखें, ताकि सत्ता पक्ष अब उन कमियों को दूर करके एक बढ़िया और बेहतरीन कानून बनाए। ठीक है, हर कानून में कमियां होती हैं, वक्फ बोर्ड के कानून में भी तमाम कमियां हैं, तभी उसको चेंज करने की जरूरत हुई है, आवश्यकता महसूस हुई है। लेकिन आप सब लोगों की बातों को सुनकर, सब लोगों के अच्छे विचारों को लेकर उसको अगर एक बेहतरीन तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। अब उत्तराखंड की बात कीजिए आप, यूसीसी धामी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, हजारों कमियां यूसीसी में निकल कर आती हैं, उसके पास सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं होता जब विपक्ष उन कमियों को उठाता है। क्यों आप लोगों ने उस तरह की कमियां उस कानून में रखी हैं? बहुत बेहतरीन नहीं था कि उसको आप पहले उसको आप ठीक कर देते? देखिए, सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, हम सभी लोग देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, विचारशील लोग हैं, तो आपको सबकी बात सुनकर एक बेहतरीन कानून लेकर आना चाहिए जिससे कि आपको उसको वापस ना लेना पड़े। ठीक है, ठीक है। आज की चर्चा पर फाइनल कमेंट लेते हैं शांतनु जी।
अब जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि वक्त को हम कैसे समझें और कैसे आज इसकी आवश्यकता है, और अगर ये होता है तो इसका कितना फायदा हो सकता है, आज की चर्चा पर आपका फाइनल कमेंट सुझाव के साथ, जो लोग विरोध भी कर रहे हैं और जो लोग पक्ष में भी। रवि जी 2 मिनट में एक चीज ये समझाना चाहूंगा जी। जैसे कि अभी 45 मिनट्स की डिबेट में अभी तक कोई एक भी मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पाई। सेम इज द केस एट द नेशनल लेवल ऑल्सो। बात घंटे ऑफ आवर ऑफ डिस्कशंस की नहीं है, बात है कि मुद्दे को लेके कौन आ रहा है। अब आज अगर ये मुद्दा उठ के आता, मैं ऑपोजिशन की साइड से ही बात करता हूं कि आपने पावर्स दे दिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कल को अगर वक्फ बोर्ड वर्सेस कोई स्टेट गवर्नमेंट की अगर पावर्स होती हैं तो वो अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड कर रहा है, नेचुरल सी बात है कि दैट ही विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई। इतने सारे मुद्दे हैं करने के लिए, बट अगर अपोजिशन ही अगर अपना करते हुए नहीं निभाएगा तो व्हाट विल हैपन विद द स्टेट। 45 मिनट की डिबेट पे कि हाँ अभी डिस्कशन होना चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट। सेम इज द केस एट द नेशनल लेवल। सो कहीं तो उसकी रोक होगी। और दूसरा आप एक चीज ये देखिए, हम कंपनीज लॉ जब पढ़ते हैं, तो कंपनी में कभी भी कोई मिसमैनेजमेंट होता है तो उसमें कंसेप्ट आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो जब वहां हो सकता है तो जिसके पास इतनी मेन प्रॉपर्टीज हैं और थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है इंडिया के, तो क्या वो किसी ग्रिप में नहीं आने चाहिए? बात आवर ऑफ डिस्कशन की नहीं है, बात है मुद्दों की कि वो लेके क्या आ रहे हैं। बस संक्षिप्त में बात इतनी। ठीक है, नहीं बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी। देखिए, संशोधन तो संविधान का एक जो आपका जैसे जैसे समय बदलता है संविधान में संशोधन होते रहते हैं, लेकिन उस संशोधन में सभी का समाहित होना चाहिए। जो लार्जर जनहित में है उस तरह के संशोधनों को लाना चाहिए और उसी से संविधान और देश का भला होगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा। ठीक है संजीव वर्मा जी। देखिए, वक्त संपत्तियों को बेचने वालों का, उनका दुरुपयोग करने वाला जो वर्ग है उसके ऊपर एक कड़ी नकेल होगी, उनके हाथों में हथकड़ियाँ भी लगाई जाएंगी। और अब वो युग का भी एक मैं सोचता हूँ समापन होगा जब किसी भी संपत्ति के ऊपर उंगली रख के हमारी बोल दिया जाता था और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेंट बट करने का किसी को अधिकार नहीं होता। अब कागज भी दिखाना होगा और अपना साबित भी करना पड़ेगा, और यदि साबित नहीं कर पाओगे तो वापस भी होगी। ठीक है राठौड़ जी। देखिए रवि जी, जिस प्रकार से तमाम धर्मों को लेकर लोगों में ये कंपटीशन बन गया है कि हमें अपने धर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदनी है, ये चलन ख़त्म होना चाहिए और जो भी ज़मीनें हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। और कांग्रेस ने पूर्व में ही ये षड्यंत्र के तहत इसको रचा है, ये षड्यंत्र खत्म होना चाहिए। और जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं, ये उदाहरण है सेना और रेलवे जो सरकारी संस्थान है, उसके बाद तीसरा स्थान किसका आ रहा है? वक्फ बोर्ड का आ रहा है। तो ये तमाम विषय हैं, इस पे देश को सोचना चाहिए, देश की जनता को सोचना चाहिए। बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात यह है कि ये उन्माद का कारण ना बने और देश का विखंडन ना बने। तो ये हमें समझने की जरूरत है और मैं इसी के साथ अपने शब्द खत्म करना। ठीक है, वक्त इतना ही चर्चा में। संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जीतराम जी, टिकम राठौर जी, उमा सिसोदिया दी और शांतनु गौड़ जी आपका बहुत शुक्रिया आज की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है। वक्फ संशोधन पर सरकार कह रही है कि इसके आने के बाद तमाम चीज़ें बदल जाएंगी, जो वक्त की आज आवश्यकता भी है कि कानून के दायरे में कोई भी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष अपने सवाल भी हैं। अब इस पर ये देखना होगा कि जब विपक्ष अपने सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष इसके यहाँ पर फायदे गिना रहा है, तो उसके बाद जब ये संशोधन होता है तो किस तरीके से आगे की कार्रवाई भी सरकार आगे बढ़ाएगी। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।